नमस्कार साथियों। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक ऐसा संगठन बनाया कि वो सिचुएशन दोबारा ना पाए, युद्ध वाली जनसंहार वाली सिचुएशन दोबारा ना पाए। उस संगठन का नाम था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। लेकिन आज वो संगठन ऐसा लग रहा है कि उसकी जो सार्थकता है, उसका जो उद्देश्य है वो खत्म हो गया है, वो अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण है उसका वो पार्ट जो इन चीजों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मतलब जो सिक्योरिटी का काम करता है, जो हिस्सा विश्व में युद्ध रोकने का काम करता है, शांति स्थापित करने का काम करता है, उसकी वजह से, उसकी निष्क्रियता की वजह से या फिर उसकी गुटबाजी की वजह से यूएनओ का जो पूर्ण उद्देश्य है, जो सोचा गया था, वो अपना काम नहीं कर पा रहा। अगर आप अभी जो प्रेजेंट में युद्ध चल रहे हैं, बड़े युद्ध चल रहे हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध 3.5 साल से चल रहा है और यूएनओ के पास, यूएनएससी के पास उसका कोई समाधान नहीं है। इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है और उसका भी इनके पास कोई समाधान नहीं है। पास्ट में अमेरिका ने कितने देशों पर हमला किया, उसका कोई समाधान इसके पास नहीं था। चीन के अग्रेशन का उसके पास कोई समाधान नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अपना काम नहीं कर रहा। अब ये देखने की जरूरत है कि वो अपना काम क्यों नहीं कर रहा, उसमें क्या खामियां हैं, क्या इसमें सुधार हो सकता है या फिर इसको चेंज करके किसी नए संगठन की जरूरत है। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, इनके सेक्रेटरी स्टीफन दुजारिक ने बहुत महत्वपूर्ण बात की। स्टीफन ने बोला जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं वो इसमें सुधार के बहुत बड़े समर्थक हैं। यूएनओ में सुधार की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि ये बना था 1945 में, विश्व युद्ध के बाद, और उसके 80 साल हो चुके हैं उसे बने हुए। यानी कि दुनिया जो है पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, जो इक्वेशंस है दुनिया की वो बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं, तो इसमें सुधार की जरूरत है। उन्होंने भारत के संदर्भ में एक बहुत बड़ी बात कही। जब उनसे भारत के विषय में प्रश्न पूछा गया और भारत की भूमिका के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि भारत की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है यूनाइटेड नेशंस के काम में। उसका जो काम है उसको विश्व में फैलाने में, विश्व में सही तरीके से करने में भारत की भूमिका अग्रणीय है। भारत एक उभरती हुई ताकत है। भारत के योगदान, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए उसके योगदान को, उसकी भूमिका को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पर जहां तक परमानेंट मेंबरशिप की बात है यूएनओ में, तो इसमें केवल हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि सभी देशों को मिलकर उनके डिसीजन से ऐसा हो पाएगा। अब मुख्य प्रश्न ये है कि क्या भारत को, भारत के साथ क्या किसी और देश को यूएनओ में परमानेंट मेंबरशिप मिल सकती है? परमानेंट मेंबरशिप के बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, पर क्या उसमें परमानेंट मेंबरशिप मिलने का प्रावधान है? जो यूएनएससी है जिसमें मुख्य कमियां बताई जा रही हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, क्या उसमें सुधार संभव है, और अगर सुधार संभव नहीं है तो किस वजह से नहीं है, और अगर संभव नहीं है तो क्या अब समय आ गया है कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, क्योंकि अब इसकी सार्थकता खत्म हो गई है। तो हम इस वीडियो में यही सारी बातें करेंगे। हम यूएनएससी के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उस स्ट्रक्चर के लिमिटेशंस की बात करेंगे, उसमें क्या क्या कमियां हैं, उसमें क्या क्या सुधार होने चाहिए, जो आज की जरूरत क्या क्या है, और उस जरूरतों के हिसाब से उसमें क्या समाधान होना चाहिए। और अगर समाधान पॉसिबल नहीं है तो यूएनओ के अलावा किसी और संगठन को बनाए जाने की क्या पॉसिबिलिटी है, भारत की उसमें क्या भूमिका हो सकती है। मैं शुरू करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना। सबसे पहले हम यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं। यह यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो विश्व में शांति स्थापित करने का, शांति बनाए रखने का काम करता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। इसमें जो यूएनएससी है उसमें 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं जो हर 2 साल में रोटेट करते रहते हैं। जो परमानेंट मेंबर्स हैं ये विश्व युद्ध के समय जो देश जीते थे ये वो 5 देश हैं। 3 यूरोप के देश हैं,
यूके, फ्रांस, 2 यूरोप के देश हैं, एक अमेरिका है, 2 कम्युनिस्ट देश हैं, रूस और चीन। ये 5 देश इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। और जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर है, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर नहीं है। तो हम वीटो पावर के बारे में अभी आगे बात करेंगे। तो हमने यूएनएससी का कंपोजिशन देख लिया कि वो बना कैसे। अब हम बात ये करते हैं कि जो उसकी मुख्य लिमिटेशन है जिसके बारे में स्टीफन ने भी बोला, वो क्या है। एक इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि उस समय इक्वेशंस अलग थी 1945 में, और आज की इक्वेशंस अलग हैं। नई नई शक्तियां उभर कर आ रही हैं, तो उनका जो शक्तियां और हैं जो अलग अलग तरीके से योगदान कर रहे हैं, उनका समावेश इसमें नहीं है यूएनएससी में। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कि अभी हम बात करें जापान और जर्मनी की। देखिए, जर्मनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जापान की अर्थव्यवस्था किसी से कम नहीं है, मतलब उनका जो योगदान है, उनका जो ऑरा है वो कम नहीं है। लेकिन क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में जापान, जर्मनी और इटली हार गए थे, इसलिए उनको यूएनएससी में जगह नहीं दी गई। जो जीतने वाली महाशक्तियां थी केवल उनको जगह दी गई। दूसरी बात यह है कि जो और महाद्वीपों के देश हैं, जो अभी इसमें मुख्य मुख्य कौन से महाद्वीप आ गए, यूरोप महाद्वीप आ गया, एशिया का एक देश आ गया, और एशिया और यूरोप जो मिक्स है, रूस वो आ गया। लेकिन इसमें सारे बाकी के महाद्वीप हैं वो सब छूट गए। जैसे कि इसमें साउथ अमेरिका छूट गया, जिसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, इस तरीके के 12 देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप में लगभग 54 देश हैं, उसका कोई रिप्रेजेंटेशन यहां पे नहीं है। जहां तक एशिया की बात है, एशिया का देश चीन है उसमें, लेकिन चीन डेमोक्रेसी नहीं है, ना वो विकासशील देश है। तो जो एशिया के डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं, उसकी यूएनएससी में कोई जगह नहीं है। चीन एक साम्राज्यवादी देश है, तो उसके अपने हित हैं। तो यूएनएससी में जो देश होने चाहिए जो औरों को साथ लेकर चले, जो विकासशील देशों को या गरीब लोगों की आवाज बन सके, यहां पे वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। तो एशिया का प्रेजेंटेशन भी यूएनएससी में एक तरीके से नहीं है। तो बहुत गिना चुना, बहुत लिमिटेड प्रेजेंटेशन यूएनएससी में है, जिसको अब बढ़ाने की जरूरत है प्रेजेंटेशन को। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला था कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर का क्या मतलब है? वीटो पावर का मतलब यह है कि अगर यूएनएससी में कोई प्रस्ताव आया कि भाई उस पर वोटिंग होगी, तो अगर इन 5 देशों में से किसी ने भी उसके अगेंस्ट, उस प्रस्ताव के विरोध में वोट किया, तो वो प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। 192 कंट्रीज एक तरफ, यूएनओ के जो टोटल मेंबर्स हैं वो है 193। अब अगर 192 कंट्रीज, 192 कंट्रीज एक तरफ है किसी प्रस्ताव में, और एक कंट्री उसके अगेंस्ट है, तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा, वो प्रस्ताव गिर जाएगा। ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। ये कमी तब और ज्यादा बड़ी लगती है जब किसी टकराव में, जब किसी परेशानी में इन 5 कंट्रीज में से कोई कंट्री इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल, चीन अगर ताइवान पर हमला कर देता है, साम्राज्यवादी नीति के चलते वो उस पर हमला कर देता है, तो अब चीन के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया जा सकता। जैसे ही यूनाइटेड नेशन कोई प्रस्ताव लेकर आएगा, तो चीन उसके विरोध में वीटो कर देगा, तो उसका अब कोई समाधान नहीं है किसी के पास। इसी तरीके जब अमेरिका किसी पर हमला करेगा, जैसे इराक पर हमला किया, अब अमेरिका का कहना था कि इस पर केमिकल वेपन्स हैं इराक के पास, उसके पास कुछ नहीं मिला, और अमेरिका के विरुद्ध कोई समाधान या कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता क्योंकि उसके पास वीटो पावर है। तो कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी प्रस्ताव लेकर आए, इन 5 देशों में से जिसके भी हित के वो विरुद्ध होगा, वो प्रस्ताव गिर जाएगा, चाहे 192 कंट्रीज एक तरफ हो जाए। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। तो इसका मतलब यह है कि उसमें डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है। जो आज का सबसे बड़ा मुद्दा है अमेरिका का या यूरोपियन कंट्रीज का, वो है डेमोक्रेसी, जहां बहुमत से चीजें पास होती हैं, बहुमत से कानून पास होते हैं। तो यहां ऐसी कोई चीज नहीं है, बहुत लिमिटेशंस हैं, बहुत बंधा हुआ स्ट्रक्चर है, इसलिए इसकी जो ये कमियां हैं ये बहुत परेशान करने वाली है। दूसरी बात क्या है कि इसी कमी की वजह से इसमें ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। बाई चांस
किसी देश के लिए प्रस्ताव आए कि उसका योगदान बहुत ज्यादा है तो उसको यूएनएससी में शामिल किया जाए। जैसे भारत की बात है कि भाई जैसे उन्होंने महासचिव ने बोला कि भारत का योगदान महत्वपूर्ण है और उनको यूएनएससी में होना चाहिए, अगर वो ये बोले तो चीन जो है भारत का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। चीन को लगेगा या चीन को अगर ये लगता है कि इससे मेरा वर्चस्व एशिया में खतरे में आएगा, मेरा एक कॉम्पिटिटर खड़ा होगा, तो ये वीटो कर देगा। ऐसे ही कोई यूएस का कॉम्पिटिटर है, यूएस को लगता है कि ये मेरे बराबर कैसे आ गया, तो यूएस उसके अगेंस्ट वीटो कर देगा। तो कहने का मतलब यह है कि स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हो सकता क्योंकि इनके पास वीटो पावर है। तो इन देशों का जो रुख है वो ऊंच नीच वाला है कि भाई हम ऊंचे हैं तुम नीचे हो, हम तुम्हें अपने बराबर क्यों आने दें। ये वाली प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जो यूएनएससी में वोटिंग होती है, जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो बंद कमरे में होते हैं, उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलता जब तक कि ये खुद ना चाहे बताना। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं है वर्ल्ड का। तो ये यूएनएससी की सबसे बड़ी दिक्कतें हैं। अब हम एक कमी की और बात करते हैं। जब कोई प्रस्ताव आता है किसी समस्या को सुलझाने के लिए, कोई युद्ध हुआ, कुछ भी हुआ, कोई प्रस्ताव पास आया, तो जो वोटिंग होती है देशों की यूएनएससी में वो बहुत टैक्टिकल वोटिंग होती है। टैक्टिकल से क्या मतलब है, ब्लॉक्स में वोटिंग होती है, यानी कि गलत और सही चीज नहीं देखी जाती। ये देखा जाता है कि भाई हमें किस तरह वोट करना चाहिए अपने अधिकारों का, या हमें कोई नुकसान ना हो जाए। और पूरा ब्लॉक यूं का यूं वोट करता है। जैसे कि 3 बड़े ब्लॉक हैं दुनिया में 3 बड़े ब्लॉक हैं, हम उनकी बात करते हैं। एक है नाटो देशों का ब्लॉक, जिसमें यूरोपियन क्रिश्चियंस देश आते हैं, साथ में अमेरिका और कनाडा। ये एक तरीके से वोटिंग करता है, कुछ भी हो जाए ये एक तरीके से वोटिंग करेगा, सब एक तरफ वोट डाल देंगे। ये एक ब्लॉक है। ये अगेंस्ट है मेनली कम्युनिज्म के, यानी कि कम्युनिज्म जिस तरफ होगा ये उसके अगेंस्ट वोट करेंगे, बात सही गलत डजंट मैटर। दूसरा ब्लॉक है कम्युनिस्ट कंट्रीज का। कम्युनिस्ट कंट्रीज में रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, ये बड़े देश हैं, वियतनाम है, लाओस है, ये मुख्य जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं। ये एक तरीके एक पैटर्न से वोटिंग करता है इसके अगेंस्ट। ये जहां अगर ये ए पर वोट करेगा ए के फेवर में, तो ये बी के फेवर में करेगा, ये ए के फेवर में करेगा तो ये बी के फेवर में करेगा। यानी ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे के अगेंस्ट वोट करते हैं, सही और गलत डजंट मैटर। तो ये ब्लॉक में वोटिंग होती है। तीसरा एक ग्रुप है जो इन दोनों से बिल्कुल अलग है, उसके अलग हित हैं, उसकी अलग सोच है, वो है ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये टोटल 57 देश हैं। ये एक तरीके से वोटिंग करते हैं, ये गलत सही से कोई मतलब नहीं, जो मुसलमानों के हित की बात होगी ये उसमें वोट करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अब कोई एक देश, एक अग्रेसिव देश दूसरे हल्के देश पर अगर हमला करता है तो सब अपने हिसाब से, अगर हमला करने वाला मुसलमान है तो इनकी वोटिंग सबकी उसके फेवर में जाएगी। अगर पीड़ित व्यक्ति मुसलमान है तो सही गलत नहीं देखा जाएगा, जहां मुसलमान देश पीड़ित होगा उसके फेवर में वोटिंग होगी। ऐसे ही इन दोनों ब्लॉक्स की वोटिंग होगी। तो कहने का मतलब यह है कि समस्या का समाधान नहीं निकल पाएगा, और जब नहीं चलेगी तो कोई ना कोई वीटो पावर यूज कर देगा, तो समस्या का समाधान नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब एक बार ये भी बात कर लेते हैं कि इसमें 32 देश हैं नाटो से रिलेटेड, ये 6 से 7 देश हैं और ये 57 देश हैं। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, अगर हम एक देश को एक वोट दे दें तो वहां पर ये वाला जो ग्रुप है ये सबसे ज्यादा हावी हो जाएगा, क्योंकि टैक्टिकल वोटिंग करता है। सारे 57 देश, 57 नहीं तो 50 देश एक साथ वोट कर देंगे, तो जो डेमोक्रेसी का मीनिंग है वो यहां पे खत्म हो जाएगा। तो अभी भी खत्म है, अभी भी उसका मीनिंग नहीं है। लेकिन अगर डेमोक्रेसी उस हिसाब से रख दी जाए, जैसे भारत में है कि एक व्यक्ति की एक वोट, ऐसी अगर रख दी जाए एक देश की एक वोट, तो ये हर चीज में इनका वर्चस्व हो जाएगा। तो ये जो प्रेजेंट सिस्टम है ये भी सही नहीं है, और जो अगर पूरी डेमोक्रेसी की बात करें तो वो भी सही नहीं है। तो उस हिसाब से ही समाधान निकालना होगा, जो नए सुधार करने होंगे, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए करने होंगे कि उसमें वीटो पावर ना हो। वीटो पावर हो तो उसके अगेंस्ट कोई सिस्टम हो जो उस वीटो पावर को रोक सके। दूसरी बात, डेमोक्रेसी ये वाला सिस्टम भी ना हो और प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी हो वर्ल्ड का। इस तरीके से सिस्टम नया बनाया जाना चाहिए। एक चीज और है,
जो सबसे बड़ा मुद्दा है आज के समय में वो है ह्यूमन राइट्स, यानी कि सभी लोगों के राइट्स इक्वल हो, यानी कि सबको जीने का अधिकार हो, मानव के अधिकार। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये सबसे बड़ी लिमिटेशन भी है आज के समय में। यूएनएससी को अगर देखें, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं उनके ह्यूमन राइट्स नेग्लिजिबल हैं। बांग्लादेश है, उसके ह्यूमन राइट्स, जो आज की सिचुएशन है, जो आज की सरकार है, उसमें ह्यूमन राइट्स लगभग नेग्लिजिबल हैं। जिस हिसाब से माइनॉरिटी पे हमले होते हैं, कन्वर्जन हो रहे हैं, रेप्स, हिंसा के केसेस हो रहे हैं, वो ह्यूमन राइट्स बिल्कुल जीरो है। यही हाल पाकिस्तान का है। लेकिन अमेरिका फिलहाल बांग्लादेश के साथ मिलकर काम कर रहा है। ह्यूमन राइट्स के विषय में उसकी कोई राय नहीं है फिलहाल। ऐसे ही पाकिस्तान के केस में अमेरिका की जुबान नहीं निकलती इस बात को लेकर कि ह्यूमन राइट्स नहीं है। लेकिन जिस दिन अमेरिका को पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर नियंत्रण करना होगा, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की अमेरिका से किसी बात पर बिगड़ जाती है, अमेरिका को पड़ोसी किसी देश पे, पाकिस्तान के पड़ोसी किसी देश पे हमला करना है, या उसे एयरबेस चाहिए पाकिस्तान से, और पाकिस्तान मना कर देता है, उसी दिन अमेरिका ह्यूमन राइट्स की बातें करने लगेगा और पाकिस्तान पर हमला कर देगा। तो जो ये ह्यूमन राइट्स का जो इशू है, ये सबसे बड़ा जो है अपने फेवर में काम करने के लिए सबसे बड़ा मैटर है, सबसे बड़ा मुद्दा है। यानी कि अगर अमेरिका को या किसी और पावरफुल कंट्री को कहीं पे हमला करना है तो वो इसी तरीके से जस्टिफाई करेगा कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स कॉम्प्लाई नहीं हो रहे, यहाँ माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहे हैं, इस बात को बहाना बनाकर वो वहां पर हमला करेगा। जबकि बेशक उसका जो उद्देश्य है वो वहां के रिसोर्सेज पर कब्जा करना हो, तेल पर कब्जा करना हो, वहां के जो आजकल जो चल रहा है अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ मेटल्स, उन पर कब्जा करना हो, गैस के जो सोर्सेज हैं उन पर कब्जा करना हो, या कोई और स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वहां पे उस पर कब्जा करना हो, तो उनके बदले में या उनको चाह में, उनकी चाह में उसे हमला करना होगा, तो वो ह्यूमन राइट्स की बात कर उस पर हमला कर देगा। यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो ही सबसे बड़ी लिमिटेशंस है। आगे चलते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसकी लिमिटेशंस के आधार पर अगर हम बात करें तो जो नया संगठन है, या अगर हम कहें कि इसमें जो सुधार की जरूरत है, वो सबसे बड़ी क्या है कि पूरे वर्ल्ड का प्रेजेंटेशन उसमें होना चाहिए। पूरे वर्ल्ड का प्रेजेंटेशन, जैसे कि जो मुख्य रीजन है, एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, साउथ अमेरिका महाद्वीप है, जो नॉर्थ अमेरिका है उसका ऑलरेडी वहां है प्रेजेंटेशन, यूरोप का प्रेजेंटेशन वहां है, तो जो बचे हुए रीजन्स हैं उनका वहां पर प्रेजेंटेशन आना चाहिए यूएनएससी में, जिससे कि सभी के इश्यूज हैं उनकी कोई ना कोई आवाज वहां पर होनी चाहिए, जिससे कि उन समस्याओं का समाधान निकल सके। दूसरी बात क्या है जो हमने कही थी, डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, वीटो पावर का कोई काम नहीं होना चाहिए। वीटो पावर जो है वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। अगर यूएनएससी की बात करें तो एक देश वीटो करेगा, बाकी सब देश चाहे एक तरफ हो 192 तो कुछ नहीं कर सकते। तो वहां डेमोक्रेसी की कमी है, ट्रांसपेरेंसी की भी कमी है कि यूएनएससी के जो डिसीजंस हैं वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिए गए, क्यों लिए गए, कहीं कुछ नहीं पता पड़ता। तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी सिस्टम होना चाहिए। जहां तक वीटो पावर की बात है, अगर पहली बात तो वीटो होनी नहीं चाहिए, अगर है तो कोई उसमें ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि जो वीटो को पलट सके। फॉर एग्जांपल भारत में जजेस होते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके पास बहुत पावर है, लेकिन उसको हटाने के लिए भी कोई प्रोविजन होता है, महाभियोग चलाकर इम्पीचमेंट करके जज को हटाया जा सकता है, यानी कि चाहे वो मुश्किल हो लेकिन प्रोविजन है। इसी तरीके से वीटो के अगेंस्ट कोई प्रोविजन होना चाहिए कि 2/3 मेजॉरिटी से, 3/4 मेजॉरिटी से उस वीटो को पलटा जा सके। जो यूएन की असेंबली है, अगर उसमें 2/3 कंट्रीज या 3/4 कंट्रीज एक फेवर में डिसीजन करते हैं तो वीटो पावर वहां पे नेग्लेक्ट हो जानी चाहिए। इस तरीके का कोई प्रोविजन वहां पर होना चाहिए। और अगर वीटो पावर रहती है तो भारत को वहां पे इग्नोर नहीं किया जा सकता, यह समझ में आना चाहिए। भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अभी चौथी है पर तीसरी पर वो आ जाएगा। यूनाइटेड नेशन की जो पीस कायम करने के लिए सेना होती है भारत का, उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है। जलवायु परिवर्तन है, कोई और यूएन की जो रिक्वायरमेंट है, भारत उसमें पूरा सहयोग करता है।
तो भारत के योगदान को वहां पर नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो भारत को वीटो मिलनी ही चाहिए। अगर सुधार की जरूरत है तो यूएनएससी में सुधार किया जाए, लेकिन भारत की वीटो को मना नहीं किया जा सकता। और जो ब्लॉक वोटिंग होती है, जो गुटबाजी में वोटिंग होती है, उसको रोकने के लिए कोई सिस्टम उसमें होना चाहिए। जैसे कि सारे यूरोप देश एक तरीके से वोटिंग करते हैं, लेकिन वो एक ही रीजन है पूरा यूरोप, है ना, एक अमेरिका हो गया। तो 5 अगर रीजन है, 6 अगर रीजन है, तो उसमें कम से कम 3 या 4 रीजन की वोटिंग उस फेवर में, उस प्रस्ताव के फेवर में होनी चाहिए अगर कोई प्रस्ताव पास कराना है। जैसे अरब कंट्रीज है, वो पूरा लगभग एक ही रीजन है, तो अगर मिनिमम 3 या 4 रीजन होंगे किसी प्रस्ताव को पास कराने में, तो वो टैक्टिकल वोटिंग काम नहीं करेगी। तो कहने का मतलब यह है कि सिस्टम ऐसा हो जो वीटो को संतुलित कर पाए, जो टैक्टिकल वोटिंग को संतुलित कर पाए, और जिसमें प्रेजेंटेशन पूरे वर्ल्ड का हो, तब जाकर यूएनओ अपना काम सही तरीके से कर पाएगा। अब या तो उसमें सुधार किया जाए, और प्रेजेंट स्ट्रक्चर को देखते हुए अगर सुधार पॉसिबल नहीं है, तो अब समय आ गया है नया ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाने का। जो बचे हुए देश हैं उन 5 देशों से अलग, अब उनके लिए समय आ गया है कि कोई नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए और जो इन सारे सिद्धांतों पर काम करे। और अगर नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा तो भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। और जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनकी इमेज भारत के हित के साथ साथ मानवता के हित की सोचने वाले की है, और वो इनोवेशंस के लिए जाने जाते हैं, वो सुधारों के लिए, रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं। तो वो दिन दूर नहीं होगा जब आप ये देखेंगे कि विश्व जो है एक नए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है और भारत उसको लीड कर रहा है। तो आज का विषय यहां समाप्त करते हैं। अगली बार फिर किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट होंगे। थैंक यू।